तो बच्चों हैलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर का आखिरी लेक्चर, आखिरी सेशन। यहां पर अभी हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स में एल्काइल हैलाइड्स यानी RX के सारे एमओपी सारे रिएक्शंस कर लिए। उसके बाद हमने एराइल हैलाइड्स के सारे रिएक्शंस कर लिए। ठीक है, वो 5 रिएक्शंस थे, मैंने आपको बताए थे शान 5 रिएक्शंस वो किए थे। इसके पहले पिछले सेशन में हमने कंप्लीट किया SN1 SN2 जो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है SN1 SN2 मैकेनिज्म। आज जो आखिरी पार्ट है इस चैप्टर का वो अपन कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज द ऑप्टिकल एक्टिविटी सीन इन हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, और इन योर टेक्स्ट बुक यू विल फाइंड इट इन ऑन पेज नंबर 216 पेज नंबर पे आपको मिलेगा। टेक्स्ट बुक सामने लेकर बैठना, लाइन बाय लाइन मार्किंग करते जाना। एक्सप्लेनेशन आपको मैं सिंपल भाषा में भी दूंगा एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, शुरू करें अंताक्षरी। चलो, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन हैलोजन डेरिवेटिव। तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि भाई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैंने आपको क्लास 11 में बेसिक्स में पढ़ाया था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। अज्यूम किया, चलो मैं अज्यूम करता हूं आप भूल गए, शुरू से पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो आइसोमेरिज्म तो समझते हैं आप लोगों को, सबको क्या होता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या, कंपाउंड्स विल हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। ये बात अग्री करते हो, बोलो हाँ कि ना, है ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर अलग होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा या स्ट्रक्चर अलग होगा, या फिर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग होगी। क्या होगा, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग होंगे। स्पेशियल अरेंजमेंट ये वर्ड था, स्पेशियल यानी कि इन स्पेस, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग होगा। अगर स्ट्रक्चर अलग है बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर स्ट्रक्चर अलग है तो उसको हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलते थे, और अगर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अलग है तो हम लोग उसको स्टीरियो आइसोमर बोलते थे। याद है? नहीं याद है तो अभी सीख लो। स्ट्रक्चर अलग है तो क्या बोलेंगे, दो कंपाउंड को स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे। अरेंजमेंट अलग है तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो गधे बच्चों, क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर। यहां तक समझ में आया? मैं ऐसे सिखा रहा हूं जैसे आपको कुछ आता ही नहीं, समझो, ऐसे समझ लो बेसिक से। ठीक है ना, दो कंपाउंड है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, अगर उनका स्ट्रक्चर अलग है तो वो आपस में एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है, अगर उनका अरेंजमेंट अलग है तो वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है। क्या ये भेजे में गया एवरीबॉडी, हाँ कि ना? ओके, ये स्टीरियो आइसोमर फिर से दो टाइप के हो सकते हैं। ये स्टीरियो आइसोमर फिर से दो वैरायटी के हो सकते ने। दो वैरायटी के होते हैं, कौन से? एक होता है ज्योमेट्रिक, एक होता है ज्योमेट्रिक, दूसरा होता है ऑप्टिकल। हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिक हमने किया हुआ है, ज्योमेट्रिक भी याद कर लो, रिवाइज कराना मेरा काम है तो मैं कर रहा हूं। सिस और ट्रांस, ज्योमेट्रिक में दो फॉर्म कौन से हमने पढ़े थे बच्चों, याद है सबको? सिस और ट्रांस। और ऑप्टिकल आज हम लोग अभी डिटेल में करेंगे। इस चैप्टर में क्या किया इन्होंने, ऑप्टिकल को काफी डिटेल में करवाया। तो एटलीस्ट सबको समझ में आया हम कहां से आ रहे हैं। मैं डायरेक्ट उठा के ऑप्टिकल बोल देता तो तुम शायद बोलते सर हमको समझा नहीं। शुरू से समझाया, समझ में आया कहां से कहां पहुंचे। ऑप्टिकल पे अभी फोकस करेंगे, चलेगा? चलो बढ़िया, ओके एवरीबॉडी ध्यान देना। ऑप्टिकल आइसोमर, तो ऑप्टिकल आइसोमर टेक्स्ट बुक की भाषा में तो ठीक है, वो तो हम करेंगे ही। अब मेरी भाषा में जरा समझ लो ऑप्टिकल वर्ड का मतलब क्या है। फिजिक्स में पढ़ा है आपने ऑप्टिकल वर्ड का मतलब, सही है बच्चों? ऑप्टिकल बेसिकली रिलेट्स टू व्हाट यू सी और विजन, है ना, लिटरल मीनिंग, बट इट कम्स फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। तो लाइट की रिलेटेड प्रॉपर्टीज, तो किसी कंपाउंड की लाइट से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंडर आती है। समझ में आ रही है आपको बातें? तो दो कंपाउंड है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है
पर उनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है, यानी कि उनका बिहेवियर ऑन बीइंग एक्सपोज टू लाइट अलग अलग है, तो उनको ऑप्टिकल आइसोमर बोलते हैं। क्या ये दिमाग में गया? बोलो हाँ कि ना। सिंपल भाषा में किया मैंने। दो कंपाउंड हैं, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, पर लाइट से उनका रिलेशन, लाइट के साथ उनका बिहेवियर अलग है, इसलिए उनको ऑप्टिकल आइसोमर बोला। बोलो यस और नो। तो ऑप्टिकल आइसोमर आप तब बोलेंगे सिंपल वर्ड्स में जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। हम बोलेंगे ओके सर, आपने बोला, हमने मान लिया। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंट? कैसे डिफरेंट? एक कंपाउंड लाइट को राइट साइड में लेके जाएगा, एक कंपाउंड लेफ्ट साइड में लेके जाएगा। ओके, तो दोनों अलग अलग हुए, तो इसलिए ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट। अच्छा, कौन सी लाइट को लेके गया? सब लाइट चलेगी क्या? नहीं। अब यहां पर चालू होती है कंडीशंस। टू अंडरस्टैंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देयर आर सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, ध्यान से सुनना, समझना, बहुत इजी है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कंडीशंस फॉर शोइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या मतलब? क्या हर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकता है? क्या हर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नहीं दिखाएगा सर। तो कौन सा वाला दिखाएगा? जो ये कंडीशन पूरी करेगा। कौन सी कंडीशन है? सबसे पहली कंडीशन है प्रेजेंस ऑफ काइरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या बोला मैंने? प्रेजेंस ऑफ काइरल और असिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या दिमाग में गया? बोलो हाँ कि ना। इसका मतलब क्या समझ में आया सब बच्चों को? कि अगर असिमेट्रिक कार्बन एटम नहीं रहेगा तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना। अभी काइरल कार्बन को हम लोग कैसा बताते हैं, ये भी सिखाया है। काइरल कार्बन को बताते हो सी विथ स्टार मार्क। कैसे? पहचान क्या है उसकी? एस्टेरिस्क, स्टार मार्क। अब बोलोगे ठीक है सर, हम पहचान लेंगे, हम देखेंगे तो अरे देखो ये जा रहा है काइरल कार्बन, और देखो वो जा रहा है कार्बन, ठीक है पहचान लेंगे। बट पहचानेंगे कैसे? भाई काइरल कार्बन किसको बोलने का, स्टार मार्क लगाने का किस पे, वो पहला ढूंढो। तो काइरल कार्बन क्या है? अब ये समझो भाई, समझ में आ रही है बात? अपन स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। काइरल कार्बन क्या होता है? तो काइरल कार्बन होता है बच्चों, या असिमेट्रिक कार्बन होता है, इज द कार्बन which is attached to, which is bonded to four different atoms or groups। उसकी 4 वैलेंसी होनी चाहिए। 4 वैलेंसी तो है ऑब्वियसली, 4 वैलेंसी चारों अलग अलग एटम या अलग अलग ग्रुप से जुड़ी हुई है। तो मुझे यह बात पहले बता देना, क्या इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड चलेगा? क्या डबल बॉन्ड मतलब कि 2 बॉन्ड एक के साथ ही है, तो ऐसा चल सकता है क्या? नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं चलेगा। तो कॉमन सेंस की बात है कि भाई 4 वैलेंसी मतलब 4 सिंगल बॉन्ड चाहिए। ये बात सबके भेजे में गई। तो अब ये देखते हैं कौन सा इंटेलिजेंट बच्चा मुझे ये बताएगा कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। सारे सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी? sp3 होगी। sp2 sp तो हो ही नहीं सकती, sp3 सारे सिंगल बॉन्ड मतलब sp3 खत्म। अच्छा, सारे सिंगल बॉन्ड। अच्छा, तो a b c d चारों एक जैसे, कोई भी 2 एक जैसे नहीं होने चाहिए, चारों अलग अलग होने चाहिए, तब इसके ऊपर स्टार मार्क लगाना वैलिड है, यानी कि इसको काइरल बोलना वैलिड है। आप बोलेंगे ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखाओ सर। तो एग्जाम्पल भी दिखाते हैं आपको। एग्जाम्पल देख लो बच्चों। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये कार्बन है और यहाँ पर मैंने लगा दिया COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगा दिया OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पे मैंने लगा दिया हाइड्रोजन यानी कि H, और यहाँ पर मैंने लगा दिया कि CH3 यानी कि मिथाइल ग्रुप। क्या यहाँ पर आई हैव पुट 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स? बोलो हाँ कि ना। कैन यू सी दिस? 1 2 3 एंड 4, 4 अलग अलग ग्रुप।
तो क्या ये सेंटर वाला कार्बन जो है मेरा, ये कायरल कार्बन बन गया? आप बोलेंगे हाँ। तो क्या ये कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई? आप बोलेंगे हाँ। बोलो हाँ कि ना। एवरीबॉडी क्रिस्टल क्लियर, कोई टेंशन नहीं, कोई शंका नहीं दिमाग में। अच्छा, तो इसको मैं लिख देता हूं कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 है ना, कूली नंबर 1 से तो अच्छी है हमारी कंडीशन नंबर 1। बकवास पिक्चर फ्लॉप। ठीक, एग्जाम्पल ये रहा हमारा इस तरह का फंडा। आप बोलेंगे ठीक है, ये फंडा हुआ हमारा कायरल कार्बन का। अगला फंडा देखते हैं, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है? कंडीशन नंबर 2 क्या बोलता है? देयर मस्ट बी नो plane of symmetry in the molecule. प्लेन ऑफ सिमेट्री या फिर पॉइंट ऑफ सिमेट्री। नॉर्मली अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री लिख देते हैं, उतना बहुत है, अंडरस्टूड है। पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी ठीक है। प्लेन ऑफ सिमेट्री POS इन द मॉलिक्यूल। अब बोलेंगे सर इसका मतलब क्या है, समझ में नहीं आया, तो समझाता हूं। मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। कंडीशन नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, ध्यान से देखना, मतलब अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो नहीं दिखेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री तुमको मिल गई तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बच्चों नहीं दिखेगा। अब बोलोगे सर प्लेन ऑफ सिमेट्री समझाओ, तो समझाते हैं भाई। एक ऐसा कंपाउंड ले लो, कार्बन 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 कार्बन, ब्रोमीन ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इस तरह से ज्वाइन करो। ये CH3, ये CH3। क्लियर? अब जज करो, जज करो पहले वाले कार्बन को। नंबरिंग कर देता हूं आपके लिए, नंबरिंग कर देता हूं, सॉरी नंबरिंग कर देता हूं आपके लिए। 1 2 3 4। जज करो। फर्स्ट वाला कार्बन आपको कायरल दिख रहा है क्या बच्चों, बताओ? फर्स्ट वाला कार्बन कायरल है? अरे उसमें 4 में से 3 तो हाइड्रोजन ही है, कायरल है क्या? नहीं है। उसके 4 बॉन्ड में से 3 हाइड्रोजन है, तो अच्छा पहला वाला नहीं है। सेकेंड वाले को ध्यान से देखना, बताओ कायरल लग रहा है? ऑफ कोर्स सेकंड वाला कायरल है। अब बोलोगे सर कैसे कायरल है भाई? तो देखो, ये ब्रोमीन एक ग्रुप, ये हाइड्रोजन एक ग्रुप, ये मिथाइल एक ग्रुप, और ये पूरा एक ग्रुप। जो गधे ये सोच रहे कि ये कार्बन है वो गलत सोच रहे, वो पूरा एक ग्रुप है ना भाई। क्या 4 अलग अलग ग्रुप दिख रहे हैं? तो क्या ये कायरल है? तो ये कायरल है, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर वाले को देख लेना बच्चों, थर्ड नंबर वाले को देख लो जल्दी जल्दी। कायरल है। अच्छा, तो क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई? प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन पहली। मैं मतलब आपको मैं इतने सिंपल लेके जा रहा हूं ना, स्टेप बाय स्टेप, छोटे बच्चे की तरह। और आप भी जब सोचेंगे तो आप स्टेप बाय स्टेप ही सोचेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। समझो, कायरल पहली कंडीशन यस सेटिस्फाई होगी। तो क्या मैं कूद के ऐसा लिख दूं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा? नहीं, मैं सेकंड कंडीशन भी चेक करूंगा। क्या मुझे इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री बनती हुई दिख रही है? अब आप पूछेंगे सर प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? तो मैं ऐसा पूछूंगा आपसे कि अगर मैं यहां पर एक लाइन बना दूं बच्चों, तो क्या ये 2 इक्वल, एक जैसे 2 हाफ में डिवाइड हो गया कि नहीं हो गया? तो ये जो प्लेन मैंने क्रिएट किया, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गया इस मॉलिक्यूल के लिए? तो अब बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हां। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के बाद क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। क्लियर हो गई बात? एकदम इजी बच्चों, है कि नहीं? है ना? ऐसे आपने सोचना है। मतलब कि आपको जब मॉलिक्यूल दिया है तो आपको ये देखना, अच्छा कायरल कार्बन है, ओके। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? नहीं दिख रही। अच्छा,
कायरल कार्बन भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। एकदम इजी बात। सपोज जस्ट फॉर फन यहां पर मेरे पास OH होता ब्रोमीन की जगह, तो क्या ये सिमेट्री है? नहीं। अभी ऐसा किया तो एक साइड ब्रोमीन एक साइड OH है ना रे बाबा, तो सिमेट्री है? नहीं। तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। बोलो हाँ कि ना? है ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा। सिंपल है कि नहीं? तो आपको इस तरह से सोचना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में भी सोचना है और कायरल कार्बन के। ये दो कंडीशन क्रिस्टल क्लियर हो गई सबको? बढ़िया बढ़िया। ओके, सपोज, अच्छा और एक एग्जांपल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट फॉर अ लिटिल प्रैक्टिस एंड फन। सपोज मैं ऐसा करता, CH3 OH H, क्या ये कायरल है? नो। क्यों? क्योंकि दो मिथाइल हो गए ना, दो ग्रुप एक जैसे हो गए ना यार। और मैं ऐसे बोलूं ये मेरी प्लेन ऑफ सिमेट्री भी हो गई। देखो दो मिथाइल एक बाजू आ गए ना, एक जैसे हो गए ना, राइट? तो ऑटो मतलब अगर कायरलिटी नहीं है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करके कोई मतलब है क्या? पहला देखने का कायरलिटी, यानी कि कायरल कार्बन है कि नहीं। अच्छा वो है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करने का। बात क्लियर है ना? ओके, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, तो आप बोलेंगे कि ओके, द वन दैट satisfies these two conditions, that compound will be ऑप्टिकली एक्टिव। ये समझ में आया? अब आप बोलोगे सर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मतलब क्या है? तो उसका मीनिंग समझाता हूं। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, टर्म बाय टर्म जाएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, द ऑर्गेनिक कंपाउंड that can rotate the plane polarized light। क्या रोटेट करेगा वो? लाइट। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट is called optically active compound, is called optically active compound। क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ कि ना? ऑप्टिकली एक्टिव कब बोलेंगे? जब वो लाइट को बेंड करेगा। तुम लोग फिजिक्स पर रिफ्रैक्शन पढ़ते हो, रिफ्रैक्शन पढ़े हो? हाँ, उसमें ये पढ़ते हो ना, ग्लास बेंड्स द लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम, ए म्यू जी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। देखा सर ने कैसा शो ऑफ किया, मेरे को फिजिक्स आता है ना? डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 होता है सबसे हाईएस्ट, इसलिए वो चमकता है। ओके, सो वहां पर तुम पढ़ते हो डायरेक्शन ऑफ लाइट बेंड हो रही है, चेंज हो रही है। बस वैसे ही यहां पे इमेजिन करो, यहां पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट, एक खास प्रकार की लाइट है, वो क्या होता है अभी समझाऊंगा। प्लेन पोलराइज्ड लाइट नाम की एक लाइट होती है, उसको जो कंपाउंड रोटेट कर देना उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कंडीशन ऑलरेडी दो बता दी, बोलो हाँ कि ना? ओके, तो ऑप्टिकली एक्टिव, ओके ये समझ में आ गया। अगर वो रोटेट करेगा पीपीएल को, अब अगला टर्म क्या है भाई? सर पीपीएल समझो। मैं एक टर्म समझाऊंगा, उसमें से फिर एक नया टर्म समझेंगे आप। इसमें क्या नहीं समझा? सर पीपीएल क्या होता है? पाकिस्तान प्रीमियर लीग नहीं है भैया पीपीएल। तुम लोगों के तो लॉजिक है ना? पता चला क्या बोलो? सर पीपीएल क्या होता है? सर पाकिस्तान प्रीमियर लीग। ठीक है, पीपीएल का मतलब होता है बच्चों, पीपीएल का मतलब होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या मतलब होता है पीपीएल का? बोलो, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। रिपीट करो नहीं तो याद नहीं रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सर प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है? तुम्हारे पास जो नॉर्मल व्हाइट लाइट होती है, जो ये व्हाइट लाइट होती है अपने पास, ये कैसे टाइप की लाइट है? ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट हो गया ना। ये कैसे टाइप की लाइट है? व्हाइट लाइट मतलब एक कलर, मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट है। कैसी है? फिजिक्स में तुम लोगों ने बच्चों, आप लोगों ने एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको आप लोग बोलते हो वो स्प्लिटिंग इनटू डिस्पर्शन, स्प्लिटिंग इनटू 7 कलर्स। प्रिज्म से पास करते हो, रेनबो बनता है, किया ना? ऑप्टिक्स में पढ़ा रहेगा।
नॉर्मल व्हाइट लाइट है उसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोमैटिक। मोनो मीन्स वन, क्रोमा मीन्स कलर, एक ही कलर है व्हाइट। अब बोलोगे ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट, ध्यान से देखना जरा क्या किया मैंने, नॉर्मल मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट लिया, समझा, उसको एक प्रिज्म से पास किया, एक खास प्रकार का प्रिज्म, खास प्रकार का प्रिज्म है मेरे पास। क्या नाम है उस प्रिज्म का? निकोल्स प्रिज्म। किसकी प्रिज्म थी? निकोल अंकल थे, उनकी प्रिज्म लेके आए हम और मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट को उस प्रिज्म से पास किया। क्या ये भेजे में जा रहा है सबके? लाइट लिया, उसको प्रिज्म के थ्रू से, प्रिज्म के थ्रू उसको पास किया, तो जो दूसरे साइड पे लाइट निकल के आई वो प्लेन पोलराइज लाइट थी। क्या बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना, समझो, इजी। मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट, जो तुम्हारी नॉर्मल मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट थी, उसको तुमने निकोल्स प्रिज्म के थ्रू पास किया तो प्लेन पोलराइज लाइट बन गई बच्चों। तो आप बोलेंगे ठीक है सर, हमको समझ में तो आ गया, लेकिन आप डायग्राम बनाएंगे तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तो ठीक है, हम आपके लिए डायग्राम भी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? देखो, यहाँ पर ये आपकी नॉर्मल व्हाइट लाइट है। नॉर्मल व्हाइट लाइट क्या करती है ना, वो सोर्स से बाहर जाते वक्त मल्टीपल प्लेन्स में उसके रेज जो है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं ना लाइट के, वो मल्टीपल प्लेन्स में वाइब्रेट करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीपल प्लेन्स में वाइब्रेट करते हैं। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? है ना, मल्टीपल प्लेन्स में वाइब्रेट करते हैं नॉर्मल मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट। डायग्राम के साथ समझ लो, ठीक है ना? ओके। जब आप उसको निकोल्स प्रिज्म, किसके थ्रू? निकोल्स प्रिज्म। मैं हर एक वर्ड आपके लिए लिख रहा हूं, बट उसके आपके पास कोई रीजन नहीं रहेगा कि सर ये मुझे नहीं आता। निकोल्स प्रिज्म के थ्रू मैं उसको जब पास करूंगा तो सामने क्या निकल के आएगी बच्चों? प्लेन पोलराइज लाइट। वो कैसी दिखेगी प्लेन पोलराइज लाइट? प्लेन पोलराइज लाइट कैसी दिखेगी, जरा ये समझते हैं अपन। तो प्लेन पोलराइज लाइट बच्चों ऐसी दिखेगी, जहां पर नाउ द रेज विल बी इन वन प्लेन ओनली। आप देख सकते हो ये ऐसा सीधा हो गए इसके लाइट के रेज, है कि नहीं? नाउ द रेज, इसलिए उसका नाम आपको समझ में, अच्छा इसीलिए प्लेन पोलराइज, बिकॉज प्लेन में आ गए ना, एक प्लेन में आ गए। पहले मल्टीपल प्लेन्स में जा रहे थे यहां वहां, है कि नहीं? जिसको आप लोग स्कैटरिंग पढ़ते हो आप लोग फिजिक्स में, जिसका फिजिक्स का बेस स्ट्रांग है उसको ये बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों? मतलब इतना मस्त प्यारा डायग्राम बन गया यार, वाह वाह, मजे आ गए। ठीक है, तो मोनोक्रोमैटिक व्हाइट लाइट आपकी मल्टीप्लेनर, यहां वहां तितर बितर सब जगह भाग रही थी, उसको जब निकोल्स प्रिज्म से आपने पास करा तो आपको क्या मिला? प्लेन पोलराइज लाइट मिला। अच्छा, ये प्लेन पोलराइज लाइट का ये जो, अब ये प्लेन ऐसे है ना, प्लेन पूरा ऐसा, लाइट के रेज आपको दिख रहे हैं, इसको आप राइट को भी रोटेट कर सकते हो, लेफ्ट को भी रोटेट कर सकते हो। बस यही, जो कंपाउंड इसको रोटेट कर देगा वो ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा। जो इसको राइट की तरफ रोटेट करेगा, आपको स्क्रीन पे उल्टा दिख रहा होगा ऑब्वियसली, जो इसको राइट की तरफ रोटेट करेगा वो डेक्स्ट्रो, जो लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा वो लीवो। क्या होगा? जो राइट की तरफ लेके जाएगा वो डेक्स्ट्रो कंपाउंड, और जो लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा वो लीवो कंपाउंड। और डेक्स्ट्रो लीवो यही तो दो क्या है? आइसोमर्स। क्या है ये? दो आइसोमर्स है। अच्छा, एक छोटी सी नोट और कर लेना, ये एंट्रेंस एग्जाम वाले बच्चों के लिए बहुत काम आने वाली है। निकोल्स प्रिज्म किससे बनती है? निकोल्स प्रिज्म इज मेड ऑफ, कैसे बनती है भाई? निकोल्स प्रिज्म इज मेड ऑफ कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट क्या है? कैल्शियम का एक ओर है, CaCO3 बेसिकली। आप बोलोगे सर ये तो कैल्शियम कार्बोनेट है। हाँ, कैल्साइट क्रिस्टल से बनती। किससे बनती है बच्चों? कैल्साइट क्रिस्टल से बनती है। दो अलग अलग कैल्साइट क्रिस्टल लिए, उनको चिपकाया। किससे चिपकाया वो भी बताता हूं। joined together, stuck together by using a special material called Canada balsam. क्या बोलते हैं? called Canada
बाल्सम, मतलब समझे, कैल्साइट का एक क्रिस्टल, कैल्साइट का दूसरा क्रिस्टल, बीच में कनाडा बाल्सम, फेविक्विक चिपकाया, क्या बन गया, निकोल्स प्रिज्म। व्हाइट लाइट ली, पास किया, क्या बना, प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर, बोलो हाँ कि ना। ओके, तो प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। अब प्लेन पोलराइज लाइट को तुमने कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, तुमको एक मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया, बोला ये लो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लो लिया। अब इसका सॉल्यूशन बनाओ, सॉल्यूशन बना के बताओ ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है। तो आप बोलोगे हम कैसे बताएंगे, तो भाई तुमने सॉल्यूशन बनाया, एक डिवाइस आता है उसका नाम है पोलैरीमीटर। क्या नाम है डिवाइस का, पोलैरीमीटर। क्या नाम है डिवाइस का, पोलैरीमीटर। तुमने उस कंपाउंड का सॉल्यूशन लिया, घोल मतलब सॉल्यूशन बनाया डिसॉल्व करके, और उसको पोलैरीमीटर में डाला, और इस पोलैरीमीटर में से क्या पास करी, लाइट पास करी। कौन सी वाली, प्लेन पोलराइज लाइट। कहां से लाए थे, वही पूरा प्रोसेस। प्लेन पोलराइज लाइट जब तुमने पास की तो पोलैरीमीटर पे रीडिंग आई, कैसी रीडिंग आई, पॉजिटिव रीडिंग आई, इसका मतलब लाइट राइट साइड को गई थी। नेगेटिव रीडिंग आएगी तो इसका मतलब लाइट कहां गई थी, लेफ्ट साइड को। तो अगर पॉजिटिव रीडिंग आई तो तुम क्या बोलोगे, सर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। नेगेटिव रीडिंग आई तो तुम क्या बोलोगे, सर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है और कौन सा वैरायटी है, लीवो रोटेटरी है। और अगर रीडिंग ही नहीं आई तो क्या बोलोगे, सर ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। क्या ये बात भेजे में चली गई। अच्छा, सपोज तुमने बोला ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो उसका मैं तुमको रीजन पूछूंगा तो तुम क्या बोलोगे, सर हो सकता है इसके पास कायरल कार्बन ही ना हो, या हो सकता है कि कायरल कार्बन है तो उसके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री निकल जाए। एकदम क्रिस्टल क्लियर, इससे आसान नहीं हो सकता, है ना। तो पूरा प्रोसेस समझो, सिर्फ रटना नहीं है, बुक में पढ़ के रटा, तुमको बुक तो है फिर मेरी क्या जरूरत है ना। ये प्रोसेस समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो आपको ये समझ में आया बच्चों कि ओके, वैरायटी जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है उसके दो वैरायटी हो सकती है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, क्या हो सकता है बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, है ना। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर बोलूं, कंपाउंड की जगह आइसोमर वर्ड अच्छा है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म या डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर बोलता हूं। कैसे दिखाते हैं उसको, स्मॉल डी, ध्यान रखना कैपिटल डी नहीं लिखना, क्या लिखेंगे, स्मॉल डी, या फिर उसको प्लस साइन से भी दिखा सकते हैं। अभी बताया ना, पोलैरीमीटर में प्लस रीडिंग आती है, इसका मतलब डेक्स्ट्रो। क्या ये समझा, क्या होता है डेक्स्ट्रो कंपाउंड, इट इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑब्वियसली यार, ऑप्टिकली एक्टिव का ही फॉर्म होता है ना यार, क्या कर रहे हैं। इट इज द ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड that rotates the plane of what, PPL to the right, हाँ कि ना। अच्छा ध्यान देना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये लाइट ऐसे जा रही है और लाइट ऐसे बेंड हो गई, नहीं भाई, ये तो रिफ्रैक्शन हुआ ना। मैं बोल रहा हूं पूरा का पूरा प्लेन ही बेंड हो गया, ऐसे जाके ऐसे नहीं जा रही, पूरा पूरा प्लेन शिफ्ट हुआ है पूरा, इंपॉर्टेंट। हाँ, लाइट का पूरा प्लेन जो है वो शिफ्ट हो गया, राइट को लेफ्ट को। अच्छा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड दैट रोटेट्स द प्लेन ऑफ द पीपीएल टू द राइट साइड, राइट मतलब डेक्स्ट्रो, इजी। अब इससे ज्यादा तो ये तो आप खुद ही अपने दिमाग में लगा लोगे ना यार, राइट डेक्स्ट्रो है, लेफ्ट लीवो है, लेफ्ट लीवो है, बोलो हाँ कि ना। और इसको तो याद कराने की जरूरत भी नहीं है, ये तो क्या 5वीं क्लास के बच्चे को भी याद हो जाएगा। एल से लेफ्ट से लीवो, लीवो का स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, इट इज LAEVO। बहुत लोग LEVO भी लिखते हैं, दैट इज फाइन। क्या लिखेंगे, स्मॉल l, या फिर पॉजिटिव की जगह क्या आ जाएगा गधे बच्चों, क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड राइट की जगह क्या आ जाएगा, बोलो क्या आ जाएगा, लेफ्ट। एकदम सही बात, क्लियर बात। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लीवो रोटेटरी, ये दो फॉर्म्स हो सकते हैं। मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं आपने पहचान लिया। अब ऑप्टिकली एक्टिव है, ओके पहचान लिया, उसके बाद बताओ भाई राइट को लेके जा रहा है कि लेफ्ट को लेके जा रहा है। राइट को लेके जा रहा है तो उसको डेक्स्ट्रो फॉर्म बोलना, लेफ्ट को लेके जा रहा है तो लीवो फॉर्म बोलना। क्लियर, क्रिस्टल।
अगला टर्म, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट वाइज करने का ऑप्टिकल एक्टिविटी को 2 पेज में आधे घंटे में पूरा खत्म हो जाता है। देखो, अच्छा, तो ऐसा ये पॉइंट समझो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स ऑफ द सेम कंपाउंड। सेम कंपाउंड का डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म बनता है, बोलो हाँ कि ना? आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। यस, ऑप्टिकल आइसोमर्स का दूसरा नाम केमिस्ट्री में क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। रिपीट द टर्म विद मी। क्या बोलते हैं उसको? इनैंशियोमर्स। बोलो क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। अभी आपको स्टेट लेवल पे अगर मैं बोलूं या सीईटी लेवल पे बोलूं तो ऑप्टिकल आइसोमर्स, इनैंशियोमर्स इनफ। एक्चुअली दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल एंटीपोल्स, इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमॉर्फ्स, डेक्स्ट्रोलिवोफॉर्म्स, ऐसे अलग अलग बहुत सारे नाम हैं, बट आप 2 याद कर लो, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। आप बोलेंगे ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ गया। यानी कि एक ही कंपाउंड होगा, उसका एक डेक्स्ट्रो फॉर्म भी हो सकता है, उसका एक लीवो फॉर्म भी हो सकता है। क्लियर? ओके। देन हाउ डू यू शो दिस इन द स्ट्रक्चर? अब उसको आप स्ट्रक्चर में कैसे दिखाओगे? तो फॉर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन, जब आपको प्रैक्टिकली देखना है, आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखना है, तो वी यूज अ डिवाइस कॉल्ड पोलैरीमीटर। ये तो मैंने ऑलरेडी बोला ना आपको, पोलैरीमीटर नाम का एक डिवाइस होता है जो which measures the activity, which measures the rotation of PPL. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको कंपाउंड लेना है, पोलैरीमीटर में डालना है, वो आपको बता देगा डेक्स्ट्रो है कि लीवो है। समझ में आ रही बात? पर हाउ विल वी शो इट इन द स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर में कैसा देखेंगे? अपने को मॉलिक्यूल के अंदर घुस के कैसा समझेगा कि ये लाइट को राइट लेके जाने वाला है कि लेफ्ट लेके जाने वाला है? तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि ड्रॉ करके स्ट्रक्चर्स को समझना पड़ेगा ना, डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म्स के। एंड ड्रॉ कैसे करना देखो, टू अंडरस्टैंड द स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो आइसोमर बोला था ना इनको, याद है आपको? क्या बोला था इनको? किसके अंडर लिखा था? स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। टू अंडरस्टैंड द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ इनैंशियोमर्स, ड्रॉ बोथ फॉर्म्स। कौन से बोथ फॉर्म्स? डेक्स्ट्रो एंड लीवो एज नॉन सुपर इम्पोजेबल। ध्यान से सुनना, बड़ा नया वर्ड है आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। कुछ बच्चों को तो ये इंग्लिश का एक बड़ा सा वर्ड सुन के ही हार्ट अटैक आ जाता है। सॉरी, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल क्या होता है भाई? मिरर इमेज, ऐसी मिरर इमेज जो एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर रखने पर एग्जैक्टली ओवरलैप ना हो, उसको नॉन सुपर इम्पोजेबल कहेंगे। क्या समझे आप? क्या समझे आप? वो मिरर इमेज
जो ऑब्जेक्ट के ऊपर रखने पर एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर ऐसे ओवरलैप ना हो उसको क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। जो ओवरलैप हो जाए उसको क्या बोलेंगे? थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। सुपर इम्पोजिबल मिरर। हमें कौन सी चाहिए? हमें नॉन सुपर इम्पोजिबल। हमें सिमेट्री नहीं चाहिए ना भाई। इनैंशियोमर बनाने के लिए हमें क्या, हमें सिमेट्री चाहिए क्या? नहीं चाहिए। अगर ओवरलैप होगा तो सिमेट्री आ जाएगी ना, कॉमन सेंस यूज करो। हाँ, तो ओवरलैप नहीं चाहिए अपने को नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज चाहिए अपना स्ट्रक्चर समझने के लिए। अब तुम पोलैरिमीटर लेके तो घूमोगे नहीं, तो तुम्हें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस बनाना है। तो अब जरा समझते हैं, डायग्रामेटिकली ड्रॉ करके समझते हैं बच्चों कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्या होती है। टेक्स्ट बुक के पेज 216 पे आ जाओ। इसमें अपन थोड़ा सा इमेजेस वगैरह को भी समझते हैं और डेफिनेशंस को मार्क करते हैं। कार्बन एटम इन अ मॉलिक्यूल विच कैरीज 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप इज कॉल्ड कायरल कार्बन। ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, ऑलरेडी लिखवा दिया। ये आपका डेफिनेशन ऑफ कायरल कार्बन। ठीक है, ये सब बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क के लिए डेफिनेशन आने वाले हैं, ये सब। ठीक है, मार्क करते जाना। लास्ट में जब बोर्ड एग्जाम का टाइम आएगा ना, तब आप लोग के पास मेरी दी हुई मार्किंग के हर एक, बस क्या करना है, पेज उठाना है। अच्छा सर ने ये डेफिनेशन बोला, एक पूरी लिस्ट लिख लेनी है। 50-60 डेफिनेशन बनेंगे, पूरे एक जगह हो गए। सेम वैसे ही डिफरेंशिएट, SAQ, LAQ, वैसे पढ़ाई करोगे, आपके बोर्ड एग्जाम में एक मार्क भी कोई काटने वाला नहीं। ठीक है, देख लेना। चलो, तो यहाँ पर क्लोरोब्यूटेन का उन्होंने एग्जाम्पल लिया। क्लोरोब्यूटेन 2 क्लोरोब्यूटेन का एग्जाम्पल लिया है और आप देख सकते हो 2 क्लोरोब्यूटेन में जो सेकेंड नंबर वाला जो कार्बन है वो क्लियरली कैसा है? कायरल है। ठीक है, कैसा है वो? क्लियरली कायरल है। ये तो समझ गया होगा सभी बच्चों को। अगर नहीं समझा तो फिर से देख लो। ये कार्बन पे एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल है और एक इथाइल है, देख सकते हो। तो ये कार्बन कैसा हो गया बच्चों? ये कायरल हो गया। ठीक है ना, 2 क्लोरोब्यूटेन का जो कार्बन है वो कैसा हो गया? वो कायरल हो गया। अच्छा, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स 1 कायरल एटम, व्हेन अ मॉलिक्यूल कंटेन्स, जब उसमें एक कायरल एटम आ जाता है ना, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाता है। मॉलिक्यूल कैन नॉट सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज, यानी कि उस मॉलिक्यूल की मिरर इमेज जब आप बनाओगे। अच्छा, फिजिक्स में आपने क्या पढ़ा है कि मिरर इमेज इन्वर्टेड होती है? बोलो हाँ कि ना? राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट हो जाता है ना। अब जैसे आपको मेरी मिरर इमेज दिख रही है, मैं यहाँ पे मेरे राइट हैंड उठा रहा हूं, तो आपको स्क्रीन पे कौन सा हाथ दिख रहा है? लेफ्ट है ना, मिरर इमेज में आ रहा है ना मेरा ये, क्योंकि मैंने सामने कैमरा लगाया, उल्टा दिखेगा ऑफ कोर्स, है ना। तो यहां पर ऐसा फंडा है ना, राइट का लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मिरर इमेज का फंडा ये है बच्चों कि अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजिबल है तो उस मॉलिक्यूल को मैं कायरल कहूंगा। तो मैं उस मॉलिक्यूल को क्या कहूंगा? मॉलिक्यूल को कायरल कहूंगा, यानी कि मॉलिक्यूल ही असिमेट्रिकल हो गया। ठीक है, आप बोलेंगे ओके। तो वो जो मॉलिक्यूल था और उसकी जो मिरर इमेज थी वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स हैं। ये वर्ड कहां से आया ये भी समझ लेते हैं। लेफ्ट और राइट हैंड्स के बीच की जो रिलेशनशिप है, द वर्ड कियर इन ग्रीक मीन्स हैंड, है ना। तो वो कियर वर्ड से कायरलिटी आया। आपका लेफ्ट और राइट हैंड क्या सुपर इम्पोजेबल है कि नॉन सुपर इम्पोजेबल है? अब जो गधा ऐसा किया और बोला इम्पोजेबल है, उसको मैं ये ऐसा डबल ऐसा करके मारूंगा। ठीक है, देखो तुमको इसको एक को ऑब्जेक्ट मानो, एक को उसकी इमेज मानो, और इमेज को ऐसे ध्यान से देखो, उठा के ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना है, ऐसे नहीं रखना है। समझ रहे हो बात को? इमेज को उठा के ऑब्जेक्ट पे रखो। तो तुम्हारा थंब ऑपोजिट साइड पे आया ना बच्चों, ये मछली जल की रानी करके देखो, देखो
हाँ, इसका मतलब तुम्हारा थंब जो है वो ऑपोजिट साइड, तो क्या ये इंपोज हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए ना, सुपर इंपोजेबल हुए क्या ये? नहीं हुए। एक दूसरे के ऊपर बैठे, तुमको तो थंब अलग अलग दिख रहा है। सुपर इंपोजेबल तुम कब बोलते? जब ये ऐसे बैठते, है कि नहीं? है ना? अब बच्चे कुछ ना हमेशा आके आर्ग्यू करते, सर मेरा हाथ ऐसे बैठ, अरे भाई तेरा हाथ ऐसे बैठ रहा है, तू रोटेट कर रहा है, बिना रोटेट किए बिठा के दिखा, नहीं बैठेगा ना, है कि नहीं? तो इमेज लेके उसको रोटेट करके डालेगा तो बैठेगी ना बेटा, ठीक है ना? इसलिए गलती नहीं करना, ध्यान से देखना। तो राइट और लेफ्ट हैंड के बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन यहाँ पे आपको देखने मिलता है, यानी कि वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होता। अच्छा है ना? नहीं तो हम कैसे करते, ये कैसे करते? हाँ, तो वही कायरलिटी, वहीं से वर्ड आया जहां पे उन्होंने बोला कि अच्छा, एक मॉलिक्यूल के दो फॉर्म हैं जो एक दूसरे के नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनते हैं। टेक्स्ट बुक में ये उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, टू बी ऑनेस्ट। अब मैं डायग्राम बनाता हूं, आप समझो, ठीक है? क्या एग्जांपल लिया था बताओ? एग्जांपल क्या था? 2 क्लोरोब्यूटेन था एग्जांपल, वही ले। ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, समझ रहे हो बच्चों? ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ 2 क्लोरोब्यूटेन, बोलो हाँ कि ना? समझो यहां लगाया क्लोरीन, यहां लगाया H, इस पे लगा दिया CH2CH3 और यहां पे लगा दिया CH3। क्या ये 2 क्लोरोब्यूटेन बन गया? आप बोलेंगे हाँ। क्या ये स्टार मार्क वाला ये कायरल कार्बन है? अब चेक करो, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सर ये इथाइल है, ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। हाँ सर ये कायरल है, बोलो हाँ कि ना? क्या इस मॉलिक्यूल में कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं। मैं ऐसे काटूंगा तो एक साइड इथाइल एक साइड मिथाइल आ रहा है, नहीं आएगा। ऐसे काटूंगा तो एक साइड क्लोरीन एक साइड हाइड्रोजन आ रहा है, फिर भी सिमेट्री नहीं है। मतलब क्या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा? बोलो हाँ कि ना गधों? यस। अब क्या करना है? इसका मिरर इमेज बना के चेक करना है। क्या करना है बच्चों? इसका मिरर इमेज बना के चेक करना है। और इसका मिरर इमेज मैं अब देखो कैसे बनाता हूं, आपको समझेगा, देखो एकदम प्यारे तरीके से समझ में आएगा। जैसे यहां समझ में आएगा ना, वैसे कहीं नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि अपने पास जो है ना टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी। ये मैंने बनाया कि भाई बीच में मिरर रख दिया, और आप बोलोगे ठीक है सर मिरर रख दिया ना, तो ये दोनों उल्टे हो जाएंगे, है कि नहीं? ये साइड CH2CH3 आ जाएगा और ये बाजू मिथाइल आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? एवरीबॉडी आप बोलेंगे हाँ सर ऑफ कोर्स, राइट और लेफ्ट उल्टा होने वाला है ना, मिरर इमेज है भाई। कैसे दिखानी मिरर इमेज? ऐसे दिखानी। ये मैंने दिखा दिया, मिरर है बीच में, ये येलो कलर का मिरर है। अच्छा, जब तुम मिरर में देखते हो तुम्हारा सर और पैर उल्टा नहीं होता, राइट और लेफ्ट उल्टा होता है ना, तो क्लोरीन और हाइड्रोजन तो सेम रहेगा वर्टिकल। अब इस ऑब्जेक्ट के इमेज को, यानी कि मिरर इमेज को उठाओ और रख के देखो यार, क्या ये ओवरलैप हो रही है? देखो क्लोरीन और हाइड्रोजन तो ओवरलैप हो जाएगा, बट राइट लेफ्ट मिल रहा है क्या? देखो कितना ब्यूटीफुली डेमोन्स्ट्रेट हुआ। समझ में आया तुमको क्या हो रहा है? सुपर इंपोजेबल नॉन सुपर इंपोजेबल का फर्क समझ में आया? यस और नो? हाँ ये हुई ना बात, तो समझो। तो ये नॉन सुपर इंपोजेबल बना, तो ये बन गए एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर। क्लियर बात? बोलो हाँ की ना? एकदम अच्छे से समझ में आ गया। और एक एग्जांपल करते, हाँ उस पे आऊंगा मैं। डेक्स्ट्रो और लीवो कैसे पहचानना है,
वो लास्ट में रखा है मैंने, वो लास्ट में रखा है, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल नंबर 1 था, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ना। ग्लाइसिन, ग्लाइसिन के बाद अमाइनो एसिड कोई भी और ले लो ना आप, कोई भी अमाइनो एसिड ले लो, ठीक है। नहीं आप ले लो कौन सा, लैक्टिक एसिड वगैरह ले लो, ठीक है। समझो आपने लिया, अच्छा ग्लूकोज भी बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं सिंपल करते हैं, चलो। समझो ये स्ट्रक्चर है आपके पास, H COH CH3 OH, ठीक है बच्चों, HCOH CH3 COH। वैसे ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है, कंपाउंड का नाम क्या है, कौन बताएगा? नाम इसका ढूंढ के लाओ, चलो। ये तो बहुत इजी पूछा यार मैंने, ये तो पता होना चाहिए सबको, ठीक है। अच्छा हिंट दे दूं, दूध लैक्टिक लैक्टोस है ना, चलो ढूंढ के लाना। अच्छा लैक्टिक एसिड है ना। अच्छा देखो, तो कार्बन यहाँ पे कायरल है कि नहीं, पहले चेक करो, फटाक से चेक करो, कायरल कार्बन है, ये रहा मिथाइल, ये रहा ACOH, ये HCOH, ठीक है। आप बोलोगे हाँ कायरल है, ओके, तो कायरल है, ठीक है, ओके। कायरल है तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनाएगा, आप बोलोगे हाँ। कैसे? इसका सर आप नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बना दो और राइट लेफ्ट को उल्टा कर दो, तो मैं बोलूँगा ठीक है। ये लिया मैंने, वो कॉपी पेस्ट, तुमको कॉपी पेस्ट नहीं करना, तुमको ऑब्वियसली ड्रॉ करना है, ठीक है ना। OH और COOH, बीच में क्या आएगा बच्चों, बीच में आएगी ये मिरर, ठीक है। और ये आ गया आपका, ठीक है, ये रेड विद येलो, ऐसा ये मैं मिरर समझा रहा हूँ, ठीक है ना, आप समझ जाओ। फिजिक्स में आप ऐसे ऐसी लाइन बनाते हो ना। क्या ये ऑब्जेक्ट को अगर मैं उठा के इसके ऊपर रखूं तो ये इंपोज होगा, सुपर इंपोज होगा क्या? देखो मिल रहा है क्या, एग्जैक्टली एक जैसा मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ऑब्वियसली नहीं मिल रहा है कि नहीं? तो इसीलिए ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। क्या ये बात एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो गई? इसमें कोई सवाल नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। किसी को सुपर इम्पोजेबल वाला देखने का शौक है, वो भी दिखा दूं कि सर प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से क्या फर्क पड़ रहा था। जस्ट किसी को शौक है तो दिखा दूं, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने से क्या फर्क पड़ रहा था। याद है ये मैंने अभी बनाया था थोड़ी देर पहले। क्या यहाँ पे अभी भी कायरल कार्बन है? आप बोलेंगे हाँ, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना बच्चों, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा जरा देख लो। दोनों साइड पे मिथाइल मिथाइल ही था ना, राइट लेफ्ट एक्सचेंज करके भी क्या कर लूंगा, है कि नहीं? सेम बना ना मिरर इमेज। आपको अब समझ में आया? अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री से ये प्रॉब्लम है, प्लेन ऑफ सिमेट्री से ये प्रॉब्लम हुई ना बच्चों, कि इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो देखो आप देख सकते हो ये एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये तो हो गया, अरे ये तो सुपर इम्पोजेबल हो गया। ये कैसा हो गया? सुपर इम्पोजेबल हो गया। तो क्या यहां पर हमको ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखने के चांस है? नहीं। ये उठा के जब ऐसे रखते ना तब मजा आता है। हाँ सर अभी समझ में आया। टेक्स्ट बुक में डायग्राम देखने में मजा नहीं आता, टेक्स्ट बुक के डायग्राम हिल नहीं रहे ना, हैरी पॉटर की टेक्स्ट बुक थोड़ी है कि नहीं? क्या ये बात सबको समझ में आई? अब अगला सवाल दिमाग में ये आएगा, सर हमको कैसे पता डेक्स्ट्रो या लीवो? तुमको नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्ट किसी को नहीं पता। डेक्स्ट्रो और लीवो जानने के लिए मैंने ऑलरेडी एक सेंटेंस लिख दिया, भाई प्रैक्टिकली तुम डेक्स्ट्रो और लीवो नहीं बता सकते हो, उसके लिए तुमको पोलैरिमीटर चाहिए। तो दुनिया का कोई ऐसा केमिस्ट पैदा नहीं हुआ जो स्ट्रक्चर देख के बता दे कि कौन सा डेक्स्ट्रो और कौन सा लीवो। तो आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा? तो आपको क्या करना है कि आपको एक को डेक्स्ट्रो बोल देना है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? लीवो हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? पर क्या आप स्ट्रक्चर देखकर बता सकते हो कि डेक्स्ट्रो कौन सा, लीवो कौन सा? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको उसके लिए पोलैरिमीटर चाहिए। तो कैन आई से दिस, नाउ टेल मी बच्चों वेदर दिस मेक सेंस टू यू। कैन आई से टू अंडरस्टैंड डेक्स्ट्रो एंड लीवो, which is dextro and which is levo, experimental quantity या experimental determination is required? बोलो हाँ कि ना? थियोरेटिकली तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो,
थियोरेटिकली तुम ये प्रूव कर सकते हो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर है, मिरर इमेज है। अच्छा, मैं पूरा वर्ड नहीं बोलूंगा बार बार, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बहुत बड़ा हो जाता है। मैं बोलूंगा नॉन सिम्मी, क्या बोलूंगा? सिम्मी, SIMI, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नॉन सिम्मी, समझ जाओगे। अभी वो कृति सनन की पिक्चर आई मिम्मी, वैसे तुम याद रखो सिम्मी। समझे कि नहीं समझे? बोलो आकी ना, हाँ क्या नहीं बोलो, हाँ ना बोलने का, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी। तो बच्चों नॉन सिमी बना तो इनएंशियोमर यानी कि ऑप्टिकल आइसोमर है। अच्छा, नॉन सिमी बना ऑप्टिकल आइसोमर है, डेक्स्ट्रोकॉन लिवोकॉन कैसा पहचानेंगे? पोलरिमीटर लेके आओ, नहीं है तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाओ और छोड़ दो, ठीक है। तो आप बोलोगे सर टेक्स्ट बुक वालों ने कैसे लिखा डेक्स्ट्रो लिवो? अरे टेक्स्ट बुक वालों ने एक्सपेरिमेंट किया, तुम कर रहे हो क्या? नहीं ना, उन्होंने किया। उन्होंने जो 2-4 स्ट्रक्चर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बना के दिए कि भाई ये डेक्स्ट्रो ये लिवो है, वो तुम स्ट्रक्चर को राइट लिख के प्रैक्टिस कर लेना। बाकी तुमको रैंडम स्ट्रक्चर वो उठा के देगा तो कि ऐसा किसी के बाप में हिम्मत है आपसे पूछ लेगा कि नहीं बताओ ये डेक्स्ट्रो है कि लिवो? नहीं, हिम्मत ही नहीं है, पूछ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई आप बता ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात? बोलो हाँ कि ना। तो कोई आपसे एग्जाम में सवाल नहीं करने वाला, तो ये फालतू सवाल मेरे पास भी लेके मत आना कि सर ये स्ट्रक्चर देख के बताओ ये डेक्स्ट्रो है कि लिवो। भाई मैं नहीं बता सकता, सॉरी। उसके लिए पोलैरिमीटर लगेगा। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंट करो और आंसर लेके आओ। पॉजिटिव रीडिंग मिली तो डेक्स्ट्रो बोलना, नेगेटिव रीडिंग मिली तो लिवो बोलना। क्या ये सभी बच्चों को बात साफ हो गई? क्या नॉन सिमी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हुआ? क्या आपको यह समझ में आया कि प्लेन ऑफ सिमेट्री जब होगी, अगर होगी, तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बन जाएगा, इसीलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखेगी? क्या ये बात भी साफ हुई? ओके, तो ये फंडे अभी क्लियर हुए हमारे, अब जाके क्लियर हुए। तो आपको अब समझा कि अच्छा स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट अराउंड अ कायरल कार्बन इज कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन। चलो मार्क करो फटाफट, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 217 पे, 217 पे। अच्छा, we must know what is plane polarized light. Do we know now what is plane polarized light? Yes, we know, है ना। अच्छा, क्या होती है भाई लाइट? तो व्हेन ऑर्डिनरी लाइट, हमने ऑर्डिनरी लाइट को, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण रोशनी को, ऑर्डिनरी लाइट को यानी उसको हमने क्या बोला था याद है? मोनोक्रोमेटिक व्हाइट लाइट को निकोल्स प्रिज्म से पास किया तो सिंगल प्लेन में वो आ गई। क्या मैंने आपको इससे अच्छा डायग्राम बना के बताया? बोलो मेरा डायग्राम बेटर था कि नहीं? लेकिन तो मेरा डायग्राम बेटर था। आपको ये समझ में आया कि अच्छा वो डायरेक्शन जो है ना वो एक पर्टिकुलर प्लेन में आ गया बच्चों, ठीक है। मैं मस्ती कर रहा हूं आपके साथ, बट एक पर्टिकुलर प्लेन में आ गया। जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है ना वेव्स का, जो ये जो वेव्स चल रही थी, जाकिर खान बोलते हैं जो जिंदगी में जो लहरें आ रही है, वो जो लहरें आ रही थी वो चली गई। अब क्या आ रहा है? सब कुछ एक प्लेन में आ रहा है, ठीक है। तो एक प्लेन में आ गया तो इसीलिए उसको बोला भाई ऑसिलेशंस ओनली इन वन प्लेन, इसीलिए इसको प्लेन पोलराइज लाइट बोला, PPL। ओके, निकोल्स प्रिज्म, देखो हर एक वर्ड, हर एक चीज मैंने आपको बताई है। क्या बताया? देखो निकोल प्रिज्म किससे बना है? कैल्साइड से बना है कि नहीं बच्चों? इसको हम लोग पोलराइजर भी कहते हैं क्योंकि भाई वो पोलराइज कर रहा है ना लाइट को। अरेंज इन स्पेसिफिक मैनर फालतू, कनाडा बैल्सम से चिपका है। क्या याद रखेंगे? कनाडा बैल्सम से उसको दो पार्ट्स के, कैल्साइड के दो पार्ट्स को क्या किया? कनाडा बैल्सम से चिपकाया है। बात समझ में आई? ये एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए, ये एंट्रेंस एग्जाम वालों के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हुआ? जैसे कि लैक्टिक एसिड, मैंने अभी एग्जांपल भी दिया आपको लैक्टिक एसिड का, मैंने नाम नहीं बताया आपको ठीक है। ओके, तो शुगर, शुगर कौन सा भाई? ग्लूकोज वगैरह ना, ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि अगर ये राइट यानी कि क्लॉकवाइज चला गया, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट होगा, राइट को गया या लेफ्ट को गया। राइट को हम लोग क्लॉकवाइज बोलेंगे, लेफ्ट को हम लोग एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। जो कंपाउंड ये करे उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, जो नहीं करे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स। ये भी हो गया डेफिनेशन। सही है कि नहीं है? डेफिनेशन समझ में आया सबको? हैव यू गॉन डेफ व्हेन आई से डेफ?
नो, हाँ, डोंट, आई विल राइट डेफ, यू डोंट बिकम डेफ, हाँ, से यस और नो, गुड. My jokes are becoming from bad, going from bad to worse. Okay, but I'm enjoying them. It's okay. So you have definition of optically active compound. ठीक है. और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को समझने के लिए जैसा मैंने कहा कि आपको पोलरीमीटर चाहिए, वो तो ठीक है, अलग बात है. लेकिन जो राइट को लेकर जाएगा, प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ लेके जाएगा, राइट. ये सारी चीजें मैंने बता दी आपको. स्मॉल डी या फिर प्लस साइन. अच्छा, ये डी के बाजू का ये जो है ना टिचकी, ये हटा दो, ये कंफ्यूज करता है, ये कोचू जैसा. ये नहीं लिखने का, सिर्फ डी लिखने का. डी के बाजू में कुछ नहीं लिखने का. तो ये हो गया आपका डेफिनेशन ऑफ डेक्स्ट्रो कंपाउंड. अगेन बहुत आपको ये रियलाइज होगा कि ये 2 पेज में आपको कम से कम 10 डेफिनेशन मिल रहे हैं ना. बहुत इंपॉर्टेंट है ये बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों. देन जो लेफ्ट साइड लेके जाएगा वो क्या है, लीवो रोटेटरी. जो पढ़े लिखे बच्चे वो गलती से लेवेटरी मत लिख के आना. हाँ, मेरे साथ हुआ ऐसा, एक बच्चे ने बोला है सर लेवेटरी. मैं बोला ओ भाई, लेवेटरी मतलब टॉयलेट होता है. ठीक है, जो लीवो रोटेटरी को लेवेटरी मत कर देना. ठीक है, भयंकर वाली गलती नहीं करनी. ओके, लुईस पैस्चर का नाम सबने सुना है. फ्रेंच साइंटिस्ट लुईस पैस्चर. लुई पैस्चर. लुईस पैस्चर कौन थे? तुम सब अमूल बटर खाते हो, जाओ फ्रिज खोलो, अमूल बटर का पैकेट निकालो, उसके ऊपर क्या लिखा है, पैस्चराइजेशन, पैस्चराइज बटर, पैस्चराइज मिल्क. पैस्चर भाई साहब ने दिया था. पूरी अच्छी इनकी कंट्रीब्यूशन है. ठीक है, खैर. He was the first one who recognized that optical activity is associated with certain type of 3-dimensional structures and molecules. Again, very important MCQ question. ठीक है, पहली बार ऑप्टिकल एक्टिविटी का किसने पहचाना था? लुईस पैस्चर ने पहचाना था. He is also by the way known as father of microbiology. ठीक है ना, माइक्रोब्स की ग्रोथ स्टडी करना, उनको ये करना, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी था ये हमारे हिस्ट्री में. ठीक है, तो he introduced the term enantiomers. Again a very important MCQ question. Pasteur was the one who introduced the term enantiomer. क्या मैंने आपको ये टर्म सिखाया? क्या मैंने आपको ये टर्म सिखाया? यस. ऑप्टिकल आइसोमर का दूसरा नाम क्या बोला मैंने? enantiomer. बोला कि नहीं बोला? यस. तो मैं बेस्ट हूं, मैंने तो सब बता दिया आपको. ठीक है, आई एम सो हैप्पी विद माई सेल्फ. ओह, आई होप यू ऑल आर ऑल्सो हैप्पी विद योर सेल्फ. ठीक है, यू शुड बी. पढ़ाई करो, मजे करो लाइफ में. देखो, तो पैस्चर ने इनैंशियोमर टर्म दिया, जो उसने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को दूसरा नाम दे दिया इनैंशियोमर्स. आप बोलोगे ठीक है सर, हमको समझ में आ गया. उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे मतलब टेक्स्ट बुक में ऐसे फालतू एग्जाम्पल दिए, कुछ सर्टन एग्जाम्पल्स ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर इम्पोजेबल एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल. हैंड्स आप देख सकते हो, हैंड्स आर ऑब्वियसली नॉन सुपर इम्पोजेबल, मैंने दिखा दिया. बट ग्लास है, ग्लास का क्या बोलते हैं, ग्लास एक ऑब्जेक्ट है समझो, तो उसका अगर मैं इमेज ले लूं तो वो इमेज भी उसके ऊपर एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा कि नहीं करेगा? करेगा ना, वो सुपर इम्पोजेबल है ना, सुपर इम्पोजेबल हो गया. ये ऑनेस्टली ये चप्पल, वो कोल्हापुरी चप्पल लिए उन्होंने, मेरे को उसका लॉजिक नहीं समझा. ठीक है, आई नो मेनी ऑफ यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन राइट नाउ एंड थिंकिंग व्हाट इज दैट. दैट इज एक्चुअली अ कोल्हापुरी चप्पल. लुक क्लोजली. ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड भी महाराष्ट्र बोर्ड. Okay, बच्चों, you can ignore that. You don't have to draw that in the board exam. Okay. ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको ये बताई कि ऑप्टिकल एक्टिविटी जो वो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्वेबल है क्या ना बच्चों? आप कायरलिटी बना सकते हो, आप कायरल कार्बन दिखा सकते हो मुझे स्ट्रक्चर में ड्रॉ करके, आप मुझे ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज भी ड्रॉ करके दिखा सकते हो. क्या आप मुझे उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी बिना पोलरीमीटर के बता सकते हो क्या? आंसर है नो, है ना. तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ठीक है, ये आपको कोई पूछेगा नहीं बट पता होनी चाहिए. अच्छा, बस लास्ट पार्ट दैट इज इनैंशियोमर्स. ऑलरेडी ये सारा कुछ बता चुका हूं, सिर्फ टेक्स्ट बुक की भाषा में मार्क करा रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा रोना ये रहता सर आपने समझाया, समझ में तो आया, पढ़ूं क्या? अरे टेक्स्ट बुक पढ़, बहाना नहीं करने दूंगा, एक्सक्यूज नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे लिए, पूरा पढ़ोगे आप.
ठीक है, देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स को ऑल्सो दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स, इनैंशियोमॉर्फ्स, मैंने नाम बताए ना बहुत सारे, ऑप्टिकल एंटीपोड्स, ऑप्टिकल एंटीपोल्स, बहुत सारे नाम बता दिए मैंने सारे, ठीक है, यहाँ पे दिए हुए। फॉर एग्जाम्पल 2-chlorobutain एग्जिस्ट एज अ पेयर ऑफ इनैंशियोमर्स, ठीक है, 2-chlorobutain, और उन्होंने आई थिंक फिगर 10.1, कहाँ गया फिगर 10.1 में 2-chlorobutain बनाया हुआ है क्या, चेक कर लेते हैं भाई, कहाँ है इनका, ये रहा, है ना, 2-chlorobutain, ये आपका उन्होंने बना के दिया हुआ है आपको, मिरर प्लेन सेम जैसा मैंने बनाया, बट द वन दैट आई हैड मेड वाज अ सिंपलर डायग्राम, यू कैन ड्रॉ दैट वन, दिस पर्टिकुलर डायग्राम, कैन यू सी दिस, ये वाला, आप ये वाला बनाओ, ये ज्यादा आसान है बच्चों, ठीक है ना। ओके, लास्ट पार्ट, लास्ट लाइन, लास्ट पार्ट, विल फिनिश इट हियर, देन ऑफिशियली चैप्टर खत्म हो गया आपका। इनैंशियोमर्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो एकदम एग्जैक्टली सेम होती है, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, सबकी सब, सिर्फ और सिर्फ उनका ऑप्टिकल रोटेशन अलग होता है। ये आप समझ रहे हो, लाइट के साथ उनका जो बिहेवियर है वो अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। सेम वे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी आइडेंटिकल है, पर जो ऑप्टिकली एक्टिव रिएजेंट होगा, यानी ऐसा रिएजेंट जो ऑप्टिकली एक्टिव है, उसकी तरफ उनका बिहेवियर अलग होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब उनके अंदर सब कुछ सेम है, सिर्फ लाइट एक्टिवेटेड या लाइट के साथ उनका जो बिहेवियर है वो अलग है बच्चों, है ना। एंड लास्ट डेफिनेशन दैट वी आर गोइंग टू राइट, एंड सबसे इजीएस्ट थिंग टू रिमेंबर इज, अगर आपने इक्वल क्वांटिटी में, देखो डेक्स्ट्रो और लीवो एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये आपको समझ में आ गया। डेक्स्ट्रो लाइट को राइट साइड लेके जा रहा है, लीवो राइट को कहां लेके जा रहा है, लेफ्ट साइड लेके जा रहा है, ये बात अग्री करते हो। मैंने पोलैरिमीटर की रीडिंग की बात की, पॉजिटिव नेगेटिव, तो डेक्स्ट्रो वाला अगर उसको 40 डिग्री राइट को लेके जा रहा है, एंगल को रोटेट करके, एंगल को समझो 40 डिग्री राइट को लेके जा रहा है, तो लीवो वाला 40 डिग्री लेफ्ट को लेके जा रहा होगा। लॉजिकल बात है, क्योंकि है तो सेम ही कंपाउंड ना, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। लेकिन अगर मैंने दोनों कंपाउंड को लेके मिक्स कर दिया तो क्या होगा, जरा सोचो लॉजिकली क्या होने वाला है, कैंसल आउट हो जाएंगे ना एक दूसरे से यार। क्या हो जाएंगे एक दूसरे से, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हो ना, पोपटलाल, कैंसल, सब कैंसल, ठीक है। बोलो सर कितना टीवी देखते हो यार, हाँ, तो एक दूसरे से ये कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी फॉर्म्स, बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी फॉर्म्स का जब मैं इक्विमोलर यानी इक्वल क्वांटिटी में मिक्सचर लूंगा, सपोज 100 ml इसका 100 ml इसका लिया, मिक्स किया, तो क्या हुआ, एक दूसरे से कैंसल आउट हो गया। तो अब मुझे बताओ, उस मिक्सचर से जब मैं लाइट पास करूंगा तो क्या वो लाइट रोटेट होगी, क्या वो लाइट अब रोटेट होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि मिक्सचर हैज बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव बन गया, आप बता सकते हो? बिकॉज सर डेक्स्ट्रो एंड लीवो फॉर्म्स कैंसल्ड ईच अदर आउट। बोलो हाँ कि ना। और ये कैंसलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ये कैंसलेशन को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं बच्चों? रेसमिक मिक्सचर। तो आपको कोई पूछेगा रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो आप बोलेंगे इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। क्या ये आखिरी और इंपॉर्टेंट आपका डेफिनेशन बन गया? Can I say racemic mixture is obviously optically inactive? Does this make sense? Yes or no? बस यही तो चाहिए था, यही तो समझना था। रेसमिक मिक्सचर जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव है? बिकॉज जब आपने डेक्स्ट्रो लीवो को मिलाया था, साथ में मिक्स किया था, तो डेक्स्ट्रो और लीवो ने एक दूसरे के रोटेशन को कैंसल आउट कर दिया था, तो ओवरऑल मिक्सचर हैज बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये कैसे दिखाना है? और भी इजी। रेसमिक मिक्सचर कैसे दिखाना है भाई? DL यानी कि डेक्स्ट्रोलीवो का मिक्सचर, या पॉजिटिव यानी कि वापस डेक्स्ट्रोलीवो का मिक्सचर। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये लाइन भी MCQ में बहुत काम आती है। कई बार ये पूछते हैं, बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है बट पूछ लेते हैं।
दैट्स इट. सो हियर आपका ऑप्टिकल एक्टिविटी का फंडा पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड दैट ऑफिशियली रैप्स अप योर चैप्टर. हमने सारी चीजें आपके चैप्टर की कवर कर ली. मैंने ढेर सारा आपको यहाँ पर मटेरियल लिख के भी दिया है. पीडीएफ मैं अभी ऐप पे डाल दूंगा. मैंने बोला था आप लोगों को जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं ऐप पे जो है आपका पीडीएफ स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर, सबको मालूम है स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर पीडीएफ आते हैं, सबने चेक किए हुए हैं. वहाँ पे ये पूरे चैप्टर का एज इट इज पीडीएफ उठा के डाल दूंगा मैं. आप क्या करोगे, अगर आपने बेवकूफ़ी की, कुछ चीज़ें मार्क नहीं की, कोई लेक्चर ध्यान से देखा नहीं, मिस किया, जो भी है, तो वो आप बैठ के ये पूरे पीडीएफ में से एक एक लाइन को मार्क करके लोगे. जो मैंने लिखा है हैंड रिटन, वो सारे नोट्स आप हैंड रिटन लिख के लोगे अपने फेयर नोटबुक में प्रॉपरली, सो दैट यू हैव द मटेरियल फॉर प्रैक्टिसिंग फॉर योर कोर्स. आई होप दैट इज कंप्लीटली क्लियर टू एवरीबडी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है बच्चों, एक चीज समझ लेना जरा, आखिरी चीज जो आपने करनी है वो है ये एक्सरसाइजेस जो है ना आपके, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को एक बार सारे आप अटेम्प्ट कर लेना. इसमें भी कहीं कोई डाउट रह गया कि सर ये वाला रिएक्शन करने नहीं आ रहा, ये वाला एमसीक्यू 8-10 एमसीक्यूज है वो सॉल्व नहीं हो रहे, कोई भी कन्वर्जन करने नहीं आ रहा, तो मुझे बताओ, मैं आपको वो भी पूरा का पूरा हैंड रिटन सॉल्व करके दूंगा. आप सिर्फ लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके रट रट के भी याद कर सकते हो, चलेगा. आई होप एकदम क्लियर है सबको सब कुछ. यस, चलो इसको खत्म करते हैं.